Hello students, welcome to the English Junction YouTube platform by अपूर्वा मैम। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे और बोर्ड एग्जाम्स के लिए अच्छे से तैयार हो रहे होंगे। तो जैसे कि आपको पता है, इससे पहले वाली क्लासेस जो थी उसमें हमने फायर एंड आइस को पढ़ा था, उसकी समरी लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन पढ़ा था। तो अब बारी आती है उसकी एक्सरसाइज की। आज के हम इस वीडियो में फायर एंड आइस की एक्सरसाइज को करेंगे, जिसमें क्या क्या इंक्लूड रहेगा। जिसमें इंक्लूड रहेगा फायर एंड आइस के एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन, शॉर्ट आंसर्स, लॉन्ग आंसर्स, एनसीईआरटी एक्सरसाइज भी मैंने डाली है इसमें। और लास्ट में हम लोग इस पोयम में जितनी भी लिटरेरी डिवाइसेस यूज करी गई हैं उनको पढ़ेंगे। तो वीडियो के एंड तक बने रहिएगा, स्किप मत करिएगा और पूरी वीडियो को देखिएगा, जिससे आपको पूरी पोयम अच्छे से समझ आ सके। और एक बार आपने इस पोयम को जिस तरीके से मैंने पढ़ाया है इस तरीके से पढ़ लिया तो आई स्वेयर आपको कहीं और कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी और आप कुछ भी आ जाएगा इस पोयम से। मुझे इस बात का पूरा विश्वास है कि आप बहुत अच्छे से कर लेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। सबसे पहली स्लाइड में आपके सामने पोएम का टेक्स्ट दिया हुआ है। तो पोएम का टेक्स्ट हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, तो यहाँ पर हम एक बार इसको रीड कर लेते हैं। बाकी आपको रिमाइंड हो जाना चाहिए कि पोएम में आपने क्या पढ़ा था। तो पढ़ते हैं पोएम को। Some say the world will end in fire, some say in ice. From what I have tasted of desire, I hold with those who favor fire. रॉबर्ट फ्रॉस्ट भी क्या कह रहे हैं कि कुछ लोग कहते हैं कि ये जो वर्ल्ड है ये फायर से डिस्ट्रॉय होगा, कुछ लोग कहते हैं इस वर्ल्ड का जो विनाश है, जो डिस्ट्रक्शन है वो आइस से होगा। लेकिन जो रॉबर्ट फ्रॉस्ट हैं वो किसको फेवर करते हैं, किसका सपोर्ट करते हैं? वो एग्री करते हैं फायर के साथ में, उन लोगों के साथ में एग्री करते हैं वो जो लोग ये बता रहे हैं कि इस वर्ल्ड का डिस्ट्रक्शन फायर से होगा। बट इफ इट हैज टू पेरिश ट्वाइस, लेकिन वो ये भी कहते हैं कि अगर इस संसार को 2 बार नष्ट होना पड़े, आई थिंक आई नो इनफ ऑफ हेट, तो उन्होंने हेट को भी पर्याप्त रूप से देखा है। हेट इन द सेंस घृणा को भी, नफरत को भी जो एक दूसरे के प्रति आजकल लोगों में है उसको भी उन्होंने अच्छे से देखा है। To say, I think I know enough of hate to say that for destruction ice is also great. तो इनको फ्रॉस्ट को ऐसा लगता है कि वर्ल्ड के डिस्ट्रक्शन के लिए, वर्ल्ड के विनाश के लिए जो आइस है वो भी ग्रेट हो सकता है। अगर दोबारा इस संसार को नष्ट होना पड़े तो ये हीट से भी, आइस से भी नष्ट हो सकता है। मतलब पहले फायर से नष्ट हो सकता है, अगर इसको दोबारा भी खत्म होना पड़े, इस संसार को दोबारा पेरिश होना पड़े तो वे आइस से भी पेरिश हो सकता है। एंड वो सफिक, और आइस भी उतना ही सफिशियंट है जितना कि फायर। इसलिए इस वर्ल्ड को एंड करने के लिए, इस वर्ल्ड को डिस्ट्रॉय करने के लिए। ठीक है, ये तो थी पोयम जो अभी हमने जस्ट एक समरी के रूप में जान ली है। इसका हमने लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन पहली वाली वीडियो में देखा है। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो जाइए, चैनल पे वीडियो पड़ा हुआ है, उसको एक बार देखिए। तो हम अब आगे चलते हैं। क्या है हमारे पास? सबसे पहले एक्सट्रैक्ट 1, मतलब ऊपर की जो 4 लाइन्स है उनसे क्वेश्चंस दिए हुए हैं हमारे पास। क्या है? What are the 2 possible causes the words and mentioned in the poem? रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने 2 possible causes जो है, 2 possible reasons, 2 संभावनाएं ऐसी कौन सी बताई हैं जिनसे ये जो संसार है ये नष्ट हो सकता है? तो वो कौन सी है? फायर है एंड आइस है। What does fire symbolize? फायर किसे सिंबलाइज करता है? ये सब चीजें हमने डिटेल में पढ़ ली है फर्स्ट वाली क्लास में, आप लोग जाकर देख सकते हैं। व्हाट डज फायर सिंबलाइज? फायर किसको सिंबलाइज करता है? डिजायर को, ग्रीड को एंड अनकंट्रोल्ड एम्बिशन को। डिजायर जब हमको बहुत ज्यादा ह्यूमन बींग्स में किसी चीज को पाने के लिए एक्सेसिव डिजायर हो जाए, इतनी ज्यादा डिजायर हो जाए कि फिर हमको सही गलत कुछ नजर ना आए, तो क्या होता है? क्या होता है? तो वो जो वर्ल्ड है उसके डिस्ट्रक्शन का कारण बनती है। ग्रीड, जब किसी चीज के लिए मन में बहुत लालच आ जाए। लालच कब आएगा? जब हमको किसी चीज को पाने की एक्सेसिव डिजायर होगी, बहुत प्रबल इच्छा होगी, तो फिर उसी चीज के लिए हमारे मन में एक्सेसिव ग्रीड भी होगा, अनकंट्रोल्ड एम्बिशन भी होगा। मतलब हमारी जो इमोशंस हैं उन पर इतना भी कंट्रोल नहीं रहेगा कि हम अच्छा बुरा समझ सके। तो जब ये चीजें
बियॉन्ड द लिमिट चली जाएंगी, एक लिमिट क्रॉस कर जाएंगी, तो फिर क्या बनेंगी, ये वर्ल्ड के डिस्ट्रक्शन का कारण बनेंगी। नेक्स्ट है हमारे पास व्हाट डज आई सिंबलाइजेस। आइस जो है वो किसको सिंबलाइज करता है, तो आइस सिंबलाइज करता है हेट्रेड को, क्रुएलिटी को एंड इमोशनल कोल्डनेस को। जब इंसान एक दूसरे से इतनी ज्यादा हेट करने लगे, इतनी ज्यादा नफरत करने लगे, तो फिर क्या होता है, तो फिर क्या होगा, तो फिर ये जो संसार है ये नष्ट होने की तरफ जाने लगेगा। क्रुएलिटी, जब हेट्रेड बढ़ेगी तो क्रुएलिटी भी बढ़ेगी, मतलब निर्दयता इतनी आने लगे, एक दूसरे के प्रति मन में दया का कोई भाव नहीं बचे, इमोशनल कोल्डनेस हो जाए, किसी के दुख से हमको कोई भी प्रभाव नहीं पड़े, किसी का दुख हमको बिल्कुल भी अफेक्ट ना करे, बिल्कुल भी हम उसके बारे में सोच ना सके, तो क्या होगा, तो फिर ये इस संसार का जो है विनाश का कारण बनने लगेगा। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, व्हाट वी हैव द नेक्स्ट, नेम द पोएट। तो पोएट का नाम क्या है, आप सभी को पता होना चाहिए। नेम द पोएट इज, द पोएट इज रॉबर्ट फ्रॉस्ट। दिस पोएम इज रिटन बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। Based on the content of the poem, what do the contrasting elements of fire and ice symbolizes? क्या है, बेस्ड ऑन द कंटेंट ऑफ द पोएम, इस पोएम के आधार पर वो दो कंट्रास्टिंग मीन्स विरोधाभास, जो एक दूसरे को कंट्रास्ट कर रहे हैं। कौन से दो कंट्रास्टिंग एलिमेंट्स हैं, जो फायर एंड आइस को सिंबलाइज कर रहे हैं, जैसे कि फायर एंड आइस, ये दो चीजें क्या है, बिल्कुल एक दूसरे के विपरीत है, ऑपोजिट है। एक तरफ फायर है, एक तरफ आग है, एक तरफ क्या है आइस, आइस मीन्स बर्फ। तो ये दोनों चीजें क्या है, एक दूसरे को क्या कर रही है, कंट्रास्ट कर रही है। इसी तरह से जो डिजायर और हेट्रेड है वो भी एक दूसरे को कंट्रास्ट कर रहा है। डिजायर, किसी चीज को पाने की बहुत ज्यादा इच्छा, और इच्छा कब होगी, जब हम उस चीज से अत्यधिक प्रेम करेंगे, तब हमको उस चीज को पाने की इच्छा होगी। जो चीज हमें पसंद भी नहीं है, जिस चीज से हम नफरत करते हैं, उस चीज की हमारे मन में कभी इच्छा हो ही नहीं सकती है। एक तरफ इच्छा पसंद की बात हो रही है, एक्सेसिव पसंद, एक तरफ एक्सेसिव हेट्रेड, तो ये भी दोनों क्या है, एक दूसरे को कंट्रास्ट कर रहे हैं। देन व्हाट हैज द पोएट टेस्टेड, जैसे कि पोएम में दिया हुआ है कि फ्रॉम व्हाट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिजायर, किस टेस्ट की बात कर रहे हैं फ्रॉस्ट, तो टेस्टेड ऑफ डिजायर, डिजायर की बात करें कि इन्होंने डिजायर के स्वाद को भी चखा है, इन द सेंस डिजायर को भी देखा है, डिजायर भी इन्होंने एक्सपीरियंस किया है। तो द पोएट हैज एक्सपीरियंस डिजायर, पोएट ने क्या एक्सपीरियंस किया है, डिजायर को एक्सपीरियंस किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, व्हाई डज द पोएट सपोर्ट फायर, पोएट जो है वो फायर को सपोर्ट क्यों करता है, बिकॉज ही बिलीव दैट अनकंट्रोल्ड डिजायर कैन डिस्ट्रॉय द वर्ल्ड। फायर को इसलिए सपोर्ट करते हैं फ्रॉस्ट कि फायर का जो अनकंट्रोल्ड डिजायर है, मतलब एक कोई चीज पाने की इच्छा है हमारे अंदर, ठीक है, अगर मिल सकती है तो ठीक है, लेकिन अगर नहीं मिल सकती है तो उसको पाने के लिए हमें लिमिट्स क्रॉस ना करनी पड़े, इतना कंट्रोल हो हम पे हमारे इमोशंस पे इतना कंट्रोल हो कि किसी चीज को पाने के लिए हमें कोई भी लिमिट्स क्रॉस नहीं करनी पड़े। और यहाँ पर क्या है, अनकंट्रोल्ड डिजायर, मतलब ऐसी डिजायर जिसे पाने की इतनी प्रबल इच्छा हो जाना कि उसके लिए हम सही और गलत के दायरे भूल जाए, सही और गलत के मायने भूल जाए। और जब ये इमोशंस हो जाते हैं, जब हमारा इमोशन पर कंट्रोल नहीं रहता है, अनकंट्रोल्ड डिजायर्स हो जाती हैं, तो वो क्या करती है, तो वो इस संसार को डिस्ट्रॉय कर सकती है, इस संसार का विनाश कर सकती है। देन व्हाट वी हैव, नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डज द वर्ड फेवर मीन, फेवर का मतलब क्या है, तो रॉबर्ट फ्रॉस्ट कहते हैं कि बट आई फेवर फायर, किसको फेवर करते हैं, फायर को। तो फेवर का मतलब होता है किसी चीज को सपोर्ट करना, किसी चीज का समर्थन करना, या फिर उसके साथ एग्री हो जाना। नेक्स्ट क्या है, विच ह्यूमन इमोशन इज रिप्रेजेंटेड हेयर, तो ऊपर की जो 4 लाइन्स है उसमें किस ह्यूमन इमोशन की बात करी जा रही है, उसमें डिजायर की बात करी जा रही है। और नीचे की जो 5 लाइन्स है, 9 लाइन्स की पोएम है टोटली, तो ऊपर की 4 लाइन्स में ये किसकी बात करते हैं, ये डिजायर की बात करते हैं, मीन्स फायर की बात करते हैं। और जो इसकी रिमेनिंग 5 लाइन्स है, जो नीचे की बची हुई 5 लाइनें हैं, उसमें किसकी बात करते हैं, उसमें ये बात करते हैं हेट्रेड की, आइस की। ओके, आई होप आपको ये सारी चीजें समझ में आ रही होंगी। नेक्स्ट है हमारे सामने, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द गिवन पोएम। आपको पोएम के बारे में 4 स्टेटमेंट्स दिए गए हैं और आपको देखकर ये बताना है कि इसमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है।
ठीक है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट है आपके पास फायर एंड आइस आर इमेज। पहले स्टेटमेंट में क्या कह रहा है, क्या फायर और आइस जो दो चीजें दिखाई गई हैं, क्या ये किसी चीज की इमेज है? तो दे हेल्प द रीडर्स विजुअलाइज द पावर ऑफ नेचर ओवर मैन। दे हेल्प द रीडर्स, ये रीडर की हेल्प कर रही है। क्या ऐसा है पोएम में कि फायर एंड आइस जो है वो एक इमेज है और वो रीडर्स की हेल्प कर रही है नेचर की पावर को समझने के लिए? किस पर? मैन पर। मैन पर जो नेचर का प्रभाव है, ह्यूमन बींग्स पर जो नेचर मीन्स प्रकृति का प्रभाव है, उसको समझने के लिए, उसकी पावर को समझने के लिए रीडर्स की हेल्प कर रही है फायर एंड आइस। सेकेंड ऑप्शन है फायर एंड आइस आर सिंबल्स। फायर एंड आइस क्या है? सिंबल्स हैं। नॉट ऑफ नेचुरल डिजास्टर, नेचुरल डिजास्टर का सिंबल नहीं है। मतलब ऐसा नहीं है कि प्राकृतिक आपदा का सिंबल दिखाया गया और इसमें फायर और आइस की एकदम से बहुत ज्यादा स्नोफॉल हो जाए और क्या हो जाए कि ये जो वर्ल्ड है ये समाप्त हो जाए, या एकदम से बहुत ज्यादा, एकदम से सब तरफ आग ही आग लग जाए, इतना ज्यादा जो सन है वो हीट हो जाए, इतना ज्यादा गर्म हो जाए कि सन के हीट होने से इस वर्ल्ड में आग लग जाए और ये संसार क्या हो जाए, नष्ट हो जाए, इसका विनाश हो जाए। क्या ऐसा कुछ बताया जा रहा है? क्या ऐसे नेचुरल डिजास्टर्स की बात हो रही है? बट ऑफ, तो क्या है, नॉट ऑफ नेचुरल डिजास्टर्स। फायर एंड आइस यहाँ पर सिंबल्स की तरीके से यूज की गई है, नेचुरल डिजास्टर की तरह नहीं, बट ऑफ ह्यूमैनिटीज एबिलिटी टू क्रिएट डिजास्टर ऑफ इट्स ओन। इसमें ये दिखाया गया है कि ह्यूमन बींग्स जो हैं, हम मानव मानव जो हैं, जो हम मनुष्य हैं, उनमें इतनी एबिलिटी है जो वो डिजास्टर्स बना सकते हैं। तो यह ह्यूमंस की ही एबिलिटीज हैं। अगर वो अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं करते हैं, चाहे वो डिजायर के हों, चाहे वो बहुत ज्यादा एक्सेसिव डिजायर के हों या फिर हेटरेट के हों, अगर वो ह्यूमंस अपने जो इमोशंस हैं उनको कंट्रोल नहीं करते हैं तो क्या होगा? तो ये संसार जो है वो नष्ट हो जाएगा। तो इसमें नेचुरल डिजास्टर की बात नहीं हो रही है, बल्कि ह्यूमनिटी, ह्यूमनिटी की जो एबिलिटी है, हम लोगों की जो योग्यता है, हम लोग कंट्रोल कर लेंगे तो नहीं होगा, हम लोग कंट्रोल नहीं कर पाएंगे तो ऑब्वियसली हो जाएगा। तो ये चीज, तो ये किस पर बेस्ड है? ह्यूमन पर बेस्ड है, हम लोगों पर बेस्ड है। कि इसमें राइटर मैसेज ये दे रहा है कि ह्यूमंस को, हम लोगों को अपने इमोशंस पे कंट्रोल रखना चाहिए। तो इसका सेकंड आंसर आंसर जो है वो यही सेकंड वाला है, क्योंकि फायर एंड आइस इमेज की तरह यूज नहीं की गई है। थर्ड में है फायर एंड आइस आर एलिमेंट्स। तो एलिमेंट्स की तरह भी यूज नहीं की गई है। नॉट ऑफ नेचर बट मैन मेड एंड possess द एबिलिटी टू क्रिएट डिस्ट्रक्शन फॉर मैनकाइंड। इसमें क्या कह रहा है? नॉट फॉर नेचर बट मैन मेड। ठीक है, नेचर नहीं है, मैन मेड है, एंड possess द एबिलिटी टू क्रिएट डिस्ट्रक्शन फॉर मैनकाइंड। क्या ये मानव जीवन का ही डिस्ट्रक्शन करने की बात करिए? मानवता का डिस्ट्रक्शन तो होगा ही होगा, लेकिन साथ में मानवता के साथ साथ इस संसार का भी डिस्ट्रक्शन होगा, इस संसार का भी पतन होगा। आई होप आपको चीजें समझ में आ रही होंगी। फोर्थ ऑप्शन में है फायर एंड आइस क्रिएट आर, सॉरी, फायर एंड आइस आर एजेंट्स। क्या फायर एंड आइस इस पोयम में एजेंट्स की तरह दिखाए गए हैं? दे चेंज द थिंकिंग ऑफ मैनकाइंड फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव एंड ब्रिंग पीस एंड यूनिटी। क्या इस पोयम में ऐसा है कि जो मैन की थिंकिंग है, जो मैनकाइंड की थिंकिंग है, जो हम लोगों की थिंकिंग है, वो निगेटिव से पॉजिटिव की तरफ लेके जाएगी ये पोयम, और हमारे वर्ल्ड में, हमारे संसार में, मैनकाइंड में क्या लेकर के आएगी? पीस को और यूनिटी को लेकर आएगी, शांति को और एकता को लेकर आएगी? तो ऐसा भी नहीं है। तो फायर एंड आइस सिंबल्स की तरह यूज किए गए हैं, ना ही एलिमेंट्स की तरह यूज किए गए हैं, ना ही एजेंट्स की तरह यूज किए गए हैं, और ना ही इमेजेस की तरह यूज किए गए हैं। आई होप आपको इतनी सारी चीजें समझ में आ रही होंगी। अगर आपको कोई भी डाउट होता है बेटा, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट डाल सकते हैं, मैं उसको देखूंगी और पूरी कोशिश करूंगी कि आपके डाउट्स को क्लियर कर सकूं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास? अच्छा, इसका आंसर है बी वाला, जो कि मैंने आपको पहले ही बता दिया है। फिर द पोएम इज आ कन्वेड बाय द पोएट। पोएम क्या है? पावरफुल वार्निंग है, अर्नेस्ट अपील है, हर्टफेल्ट अपोलॉजी है, या फिर वेंजफुल थ्रेट है? इसका मतलब क्या है? पोएम है, पोएम क्या है? पोएम में पोएट जो है वो वार्निंग दे रहा है, मतलब चेतावनी दे रहा है, अपील कर रहा है, या फिर क्षमा मांग रहा है, या धमकी दे रहा है? तो जाहिर सी बात है, इस पोएम में जो पोएट है वो वार्निंग दे रहा है मैनकाइंड को कि अपने ह्यूमन इमोशंस को कंट्रोल करना चाहिए। क्या करना चाहिए? अपने ह्यूमन इमोशंस को कंट्रोल करना चाहिए। अपील नहीं कर रहा है, अपोलॉजी में क्षमा नहीं मांग रहा है, थ्रेट यानी कि धमकी भी नहीं दे रहा है। क्या कह रहा है? एक वार्निंग दे रहा है, बहुत चेतावनी दे रहा है
कि अगर ह्यूमंस ने अपने इमोशंस पे कंट्रोल नहीं किया तो ये इमोशंस बढ़ते जाएंगे और एक दिन इतना बढ़ जाएंगे कि संसार का नष्ट विनाश होना है, संसार का डिस्ट्रक्शन तय है। समझ में आया? नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज द वर्ड पेरिश मीन? पेरिश मीन्स का मतलब क्या है? तो पेरिश का मतलब होता है डिस्ट्रॉय करना या किसी चीज का समाप्त हो जाना, किसी चीज का अंत हो जाना। आई होप आपको समझ में आ रही होंगी चीजें। नेक्स्ट क्या है हमारे पास, वॉट मैट नहीं, इससे पहले है अकॉर्डिंग टू द पोएट इज हेट्रेड ऑल्सो डिस्ट्रक्टिव? क्या पोएट के अकॉर्डिंग हेट्रेड भी इतनी ही ज्यादा इतनी ही ज्यादा डिस्ट्रक्टिव हो सकती है, इतनी ज्यादा विनाशकारी हो सकती है? कितनी ज्यादा? जितनी ज्यादा फायर है, क्या हेट्रेड भी हो सकती है ना? जितनी विनाशकारी डिजायर है, क्या इतनी ही डिस्ट्रक्टिव हेट्रेड भी हो सकती है? तो यह लास्ट की 4 लाइंस में हमारे जो रॉबर्ट फ्रॉस्ट जी हैं वो ये कहते हैं, यस हेट्रेड इज आल्सो पावरफुल एनफ टू डिस्ट्रॉय द वर्ल्ड। व्हाट मैसेज डज दिस एक्सट्रैक्ट कन्वे? ये जो एक्सट्रैक्ट है, ये जो पूरी पोएम है, ये आपको क्या मैसेज देती है? तो ये हमको मैसेज देती है, रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने इस पोएम के थ्रू हमको क्या मैसेज दिया है, निगेटिव इमोशंस सच एज हेट्रेड कैन बी एज डिस्ट्रक्टिव एज डिजायर एंड शुड बी कंट्रोल्ड। यहाँ पर बात हो रही है, जो आपका पैराग्राफ है उसका जो नीचे सॉरी पूरी पोएम में जो नीचे वाला पैराग्राफ है, जहाँ पे बात हो रही है उसकी आइस की, हेट्रेड की बात हो रही है, वहां पे है। तो अगर 4 लाइन्स का वो पैराग्राफ देते हैं और ऐसा क्वेश्चन पूछते हैं तो आपको ऐसे ही लिखना पड़ेगा, निगेटिव इमोशंस सच एज हेट्रेड, जैसे कि जो नकारात्मक इमोशंस होते हैं, जैसे कि हेट्रेड है, बहुत ज्यादा घृणा है, एक दूसरे से बहुत ज्यादा नफरत करना, वो भी उतनी ही विनाशकारी हो सकती है जितनी की ऊपर वाली डिजायर, जितने की डिजायर हो सकती है। और उसको क्या करना चाहिए, कंट्रोल करना चाहिए। ह्यूमन बींग्स को क्या करना चाहिए, कंट्रोल करना चाहिए अपने निगेटिव इमोशंस पर। आई होप आपको पॉइंट समझ में आई होगी। ये थे आपके एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन। हाँ, यहाँ से शॉर्ट स्टार्ट है, तो ये थे आपके एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन। आई थिंक आपको समझ में आए होंगे, अच्छे से आपने पढ़े होंगे। तो अब हम क्या करेंगे, शॉर्ट आंसर्स को पढ़ेंगे, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन है, वॉट डू फायर एंड आइस सिंबलाइजेज इन द पोएम? हम लोग बार बार इस चीज को पढ़ चुके हैं, पूरी पोएम भी हम लोगों ने पढ़ी थी, तब भी हमने इस चीज को डिटेल में पढ़ा था। एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन में भी हमने इस चीज को पढ़ा है, तो फिर भी एक बार मैं और पढ़ लेती हूँ। फायर सिंबलाइजेज डिजायर, ग्रीड एंड अनकंट्रोल्ड पैशन, while ice symbolizes hatred, cruelty, and emotional coldness. Robert Frost uses these symbols to show that both emotions can destroy individuals and society if they are not controlled. रॉबर्ट फ्रॉस्ट कहते हैं कि ये दोनों ही इमोशंस जो हैं वो इतने कैपेबल हैं, उनमें इतनी क्षमता है कि वो एक इंडिविजुअल, मतलब जो मनुष्य हैं, जो सिंगल व्यक्ति हैं, व्यक्तिगत तौर पर भी इंसान को खत्म कर सकते हैं और पूरी की पूरी सोसाइटी को भी कंट्रोल जो है वो खत्म कर सकते हैं, डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, अगर इनको कंट्रोल नहीं किया गया तो, इफ दे आर नॉट कंट्रोल। आई होप आपको ये भी समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट वी हैव, why does the poet agree with those who say that the world will end in fire? जो हमारे पोएट हैं रॉबर्ट फ्रॉस्ट हैं, ये उन लोगों के साथ में एग्री क्यों करते हैं जो ये कहते हैं कि जो ये संसार है ये कैसे नष्ट होगा, ये फायर से खत्म होगा? तो क्या है, द पोएट एग्रीज विद दोज हु बिलीव द वर्ल्ड विल एंड इन फायर बिकॉज ही हैज एक्सपीरियंस द डिस्ट्रक्टिव पावर ऑफ डिजायर। क्यों क्यों उन लोगों के साथ में? क्योंकि उन्होंने डिजायर की जो डिस्ट्रक्टिव पावर है उसका अनुभव किया है। अनकंट्रोल्ड डिजायर्स ऑफन लीड टू ग्रीड, सेल्फिशनेस एंड कंफ्लिक्ट। जो अनकंट्रोल्ड डिजायर हैं वो इच्छाएं जिन पे कंट्रोल नहीं किया जाएगा या जिन पे कंट्रोल नहीं है, वो अक्सर कहाँ लेकर जाती है, वो अक्सर लालच की तरफ लेकर जाती है, इंसान को लालची बना देती है, इतना लालच हो जाता है कि सिर्फ उसको उस चीज के अलावा कुछ नहीं दिखता। सेल्फिशनेस बना देती है, मतलब सेल्फिश बना देती हैं, स्वार्थी बना देती हैं बहुत ज्यादा, फिर उससे दूसरे की अच्छाई बुराई नहीं दिखती है, उसे सिर्फ अपनी अच्छाई और बुराई दिखती है। एंड कंफ्लिक्ट, और क्या बना देती है, कंफ्लिक्टिव बना देती है, मतलब लड़ाई झगड़े वाला, विरोधी पार्टी, विरोधी बना देती है किसी भी चीज का। जैसे
जो चीजें हमको चाहिए वो चीजें हमको नहीं मिल रही तो हम विरोध करेंगे, लड़ाई झगड़े करेंगे उस चीज के लिए। अगर हमारे इमोशंस पर कंट्रोल नहीं है तो फिर हम उस चीज को पाने के लिए किसी भी हद तक जाएंगे। ठीक है, विच कैन कॉज ग्रेट डिस्ट्रक्शन, जो कि क्या ला सकती है, बहुत बड़ा विनाश इस संसार में ला सकती हैं। आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, ये सारे जो आंसर्स हैं ये आपके बहुत काम आने वाले हैं, इसलिए आप इनको बहुत ध्यान से देखिए, पढ़िए, इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और एक कॉपी या रजिस्टर पे इनके नोट्स बनाते चलिए। ये आपको एग्जाम टाइम बहुत हेल्पफुल होंगे और क्विक रिवीजन की तरह आपके जो है वो काम आएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, हाउ कैन हेट्रेड डिस्ट्रॉय द वर्ल्ड अकॉर्डिंग टू द पोएट। हेट्रेड जो है वो पोएट के अनुसार इस वर्ल्ड को कैसे नष्ट कर सकती है। अभी तो डिजायर की बात करी थी हमने, अब हम हेट्रेड की बात कर रहे हैं। द पोएट बिलीव्स दैट हेट्रेड कैन बी जस्ट एज डिस्ट्रक्टिव एज डिजायर, जितनी डिस्ट्रक्टिव, जितनी विनाशकारी डिजायर हो सकती है उतनी ही विनाशकारी हेट्रेड भी हो सकता है। हेट्रेड क्रिएट्स वायलेंस, रेवेंज एंड डिवीजन अमंग पीपल। हेट्रेड क्या क्रिएट करता है, हेट्रेड क्रिएट करता है वायलेंस, मतलब बहुत ज्यादा लड़ाई झगड़े वाला, वो वायलेंट नहीं हो जाता इंसान बहुत ज्यादा, कि अगर हम किसी से घृणा करते हैं, नफरत करते हैं, तो कभी कभी इंसान इतनी नफरत करने लगता है किसी इंसान से कि उसका मर्डर तक कर देता है। तो ये क्या है, ये वायलेंस ही तो है। अगर कोई किसी का नफरत के अंदर में आके, नफरत के प्रभाव में आकर, नफरत के इफेक्ट में आकर, घृणा के इफेक्ट में आकर लड़ाई झगड़ा कर रहा है, मारपीट कर रहा है, मर्डर जैसी चीजें क्रिएट कर रहा है, तो ये वायलेंस ही तो है ना बेटा। तो हेट्रेड क्या क्रिएट करता है, वायलेंस क्रिएट करता है, रेवेंज मतलब बदला, इतना ज्यादा हेट्रेड हो जाए किसी के लिए कि हम बदले पर उतारू हो जाए, बदला लेने जैसी भावनाएं हमारे मन में आ जाए। एंड डिवीजन अमंग पीपल, और लोगों को विभाजित कर देता है, बांट देता है ना, ग्रुप्स में, समूहों में बट जाते हैं लोग, इतनी ज्यादा नफरत हो जाती है कि वो अपने अपने गुट अलग बना लेते हैं। देयरफॉर इट हैज एनफ पावर टू डिस्ट्रॉय द वर्ल्ड, और इसीलिए इसमें इतनी एनफ पावर, इतनी पर्याप्त पावर होती है कि इस वर्ल्ड को वो क्या कर सके, डिस्ट्रॉय कर सके। आई होप आपको चीजें समझ में आ रही होंगी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम फायर एंड आइस। फायर एंड आइस का सेंट्रल आइडिया पूछा जा रहा है कि सेंट्रल आइडिया क्या है। द पोएट कन्वेज दैट ह्यूमन इमोशंस सच एज डिजायर एंड हेट्रेड आर पावरफुल एनफ टू ब्रिंग डिस्ट्रक्शन। पोएम से हमें क्या पता चलता है, पोएम हमें क्या बता रही है, पोएम के थ्रू रॉबर्ट फ्रॉस्ट क्या बताना चाहते हैं, वो ये बताना चाहते हैं कि ह्यूमन इमोशन, कैसे ह्यूमन इमोशन सच एज डिजायर एंड हेट्रेड, बहुत ज्यादा किसी चीज को पाने की इच्छा और बहुत ज्यादा किसी के प्रति हेट्रेड, बहुत ज्यादा किसी के प्रति नफरत, दोनों ही पावरफुल एनफ हैं, दोनों ही इतने शक्तिशाली हैं कि ये संसार में डिस्ट्रक्शन को ला सकते हैं। रॉबर्ट फ्रॉस्ट एडवाइजेस पीपल टू कंट्रोल दीज नेगेटिव इमोशंस। रॉबर्ट फ्रॉस्ट लोगों को एडवाइस करते हैं, लोगों को चेतावनी देते हैं, वार्न करते हैं कि ह्यूमन बींग्स को इन नेगेटिव इमोशंस को कंट्रोल रखना चाहिए एंड प्रमोट लव, काइंडनेस एंड अंडरस्टैंडिंग। और किस चीज को प्रमोट करना चाहिए, किस चीज को बढ़ावा देना चाहिए, लव को मीन्स प्रेम को, काइंडनेस मीन्स दयालुता को, एंड अंडरस्टैंडिंग को। ह्यूमन बींग्स में जो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग्स है वो होनी चाहिए। जब एक दूसरे का सुख दुख समझेंगे, एक दूसरे की बातों को समझेंगे, तो क्या होगा, क्या प्रमोट होगा, लव, काइंडनेस एंड अंडरस्टैंडिंग ऑब्वियस सी बात है प्रमोट होगी। और ये जो नेगेटिव इमोशंस है इनको कंट्रोल करने के लिए इस पोएम में कहा गया है। आई होप आप सभी को ये आंसर समझ में आ रहे होंगे। नेक्स्ट व्हाट वी हैव, नेक्स्ट वी हैव लॉन्ग आंसर क्वेश्चन, जिसके जिसके आंसर हमको 100 to 120 वर्ड्स में देने हैं। ठीक है, लॉन्ग आंसर का मतलब बोर्ड्स एग्जाम्स में ये नहीं होता है कि बस पेन पकड़ा, कॉपी पकड़ी और लिखने लग गए और लिखते रहे कुछ भी लिख रहे हैं ऊल जलूल, ऐसा नहीं होता। एग्जामिनर भी क्या करता है, देखता है कि आपने आंसर कितना लिखा है, जितने वर्ड्स दिए गए हैं उतने ही वर्ड्स में लिखिए, आंसर को ऐसा लिखिए कि एग्जामिनर को पढ़ने के बाद वो आंसर अच्छा लगे। अच्छे वर्ड्स लिखिए, इफेक्टिव वर्ड्स लिखिए, जो कि जो एग्जामिनर है उसको चेक करे तो उसे लगे कि हाँ बच्चा पढ़ के आया है। कुछ भी लिखने से अच्छा है, 2 पन्ने लिखने से अच्छा है आप 1 पेज में अपना आंसर दें, पर इतना अच्छा दें कि एग्जामिनर पर उसका इफेक्ट अच्छा बने।
तो लॉन्ग आंसर स्टार्ट करते हैं। लॉन्ग आंसर में क्या है हमारे पास, एक्सप्लेन द सिंबॉलिक मीनिंग ऑफ फायर एंड आइस, व्हाट मैसेज डज द पोएट कन्वे थ्रू द पोएम। मीनिंग का जो पोएम का जो सिंबॉलिक मीनिंग है, मतलब इस फायर एंड आइस के माध्यम से जो पोएट है वो क्या कहना चाहता है, क्या मैसेज देना चाहता है पोएट, उसके बारे में आपको बताना है। व्हाट मैसेज डज द पोएट कन्वे थ्रू द पोएम, इस पोएम के जरिए फायर एंड आइस जो सिंबल्स यूज किए हैं इसके जरिए पोएट आपको क्या मैसेज देना चाहता है। तो पढ़ते हैं आंसर क्या है। In the poem Fire and Ice, Robert Frost uses fire and ice as symbols of destructive human emotions. फायर एंड आइस को जो राइटर हैं, जो पोएट हैं हमारे, उन्होंने यूज किया है किस लिए, डिस्ट्रक्टिव ह्यूमन इमोशंस को दिखाने के लिए। ह्यूमन के जो विनाशकारी इमोशंस है, जिससे विनाश हो सकता है इस संसार का, उसको दिखाने के लिए रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने किसका यूज किया है, फायर एंड आइस का यूज किया है। फायर रिप्रेजेंट्स डिजायर, ग्रीड एंड अनकंट्रोल्ड पैशन। फायर किसको रिप्रेजेंट करता है, डिजायर को, ग्रीड को, अनकंट्रोल्ड पैशन को एक्सप्रेस करता है। वाइल जो आइस है, आइस रिप्रेजेंट हेट्रेड, क्रुएलिटी एंड इंडिफरेंट। वहीं पर जो आइस है वो हेट्रेड को रिप्रेजेंट कर रही है, क्रुएलिटी को रिप्रेजेंट कर रही है, इंडिफरेंस मतलब उदासीनता को रिप्रेजेंट कर रही है। The poet believes that both emotions have the power to destroy the world. इन दोनों ही इमोशंस के पास इतनी पावर है कि ये संसार को नष्ट कर सकते हैं। From his own experience, अपने अनुभव के आधार पर वो बताते हैं, क्या बताते हैं, he feels that desire is dangerous enough to cause destruction. Desire जो है, एक्सेसिव विल जो है किसी चीज को पाने की, वो पर्याप्त है। कितनी पर्याप्त है, इतनी पर्याप्त है कि वो डिस्ट्रक्शन को ला सके, इतनी डेंजरस है कि वो डिस्ट्रक्शन को ला सके, विनाश को लेकर के आ सके। हाउएवर इफ द वर्ल्ड वर टू एंड अ सेकेंड टाइम, लेकिन अगर इस संसार को दोबारा से नष्ट होने का चांस मिले, अगर ये संसार दोबारा से नष्ट हो, तो हेट्रेड वुड ऑल्सो बी सफिशियंट। तो हेट्रेड जो है वो भी उतनी ही सफिशियंट होगी जितनी की डिजायर, ब्रिंग अबाउट द सेम रिजल्ट, और वो भी क्या करेगी, सेम रिजल्ट लेकर आएगी, वैसा ही विनाश लेकर के आएगी, कैसा, जैसा कि डिजायर लेकर आएगी। थ्रू दिस पोएम, इस पोएम के जरिए रॉबर्ट फ्रॉस्ट गिव्स द मैसेज दैट पीपल शुड कंट्रोल देयर नेगेटिव इमोशंस, कि पीपल्स को अपने नेगेटिव इमोशंस के ऊपर कंट्रोल करना चाहिए। लव, काइंडनेस एंड अंडरस्टैंडिंग आर इसेंशियल फॉर अ पीसफुल एंड हार्मोनियस लाइफ। किसको इंपॉर्टेंट बताया है, लव को, काइंडनेस को और अंडरस्टैंडिंग को। इंपॉर्टेंट है, आर इसेंशियल मीन्स इंपॉर्टेंट, मीन्स महत्वपूर्ण, फॉर अ पीसफुल एंड हार्मोनियस लाइफ, एक अच्छा जीवन जीने के लिए, एक शांतिपूर्ण जीवन जीने के लिए लव, काइंडनेस और अंडरस्टैंडिंग बहुत ही इसेंशियल है। देन हमारे पास है वैल्यू पॉइंट्स। कुछ वैल्यू पॉइंट्स हैं जो आपको लॉन्ग आंसर के बाद में अगर आप लिखते हैं तो एग्जामिनर पे चेक करते समय उसका जो है अच्छा इफेक्ट पड़ता है। वैल्यू पॉइंट्स क्या है, फायर किसको रिप्रेजेंट करता है, डिजायर, ग्रीड एंड पैशन को। सेकेंड है आइस, आइस किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, हेट्रेड, क्रुएलिटी एंड कोल्डनेस को। बोथ इमोशंस आर डिस्ट्रक्टिव, नीड टू कंट्रोल नेगेटिव इमोशंस, नेगेटिव इमोशंस को कंट्रोल करने की जरूरत है। मैसेज ऑफ लव एंड पीस, और इस पोएम से मैसेज क्या मिलता है कि ह्यूमन बींग्स में लव एंड पीस होना चाहिए, शांतिपूर्ण और प्रेम पूर्ण जीवन होना चाहिए। ना एक्सेसिव विल होनी चाहिए किसी चीज को पाने की, और ना ही एक्सेसिव हेट्रेड होना चाहिए, चाहे वो किसी इंसान के लिए हो या फिर किसी चीज के लिए हो। आई होप आपको ये लॉन्ग आंसर भी अच्छे से समझ में आया होगा। What we have next we have NCERT book exercise। अभी हमारे पास क्या है, NCERT book exercise है, तो इसको हम लोग कल वाली क्लास में कवर करेंगे। आई थिंक क्लास बहुत ज्यादा लंबी चली जाएगी, इस वजह से आज जितना भी मैंने आपको ये दिया है उसको आप पढ़िए, उसके नोट्स बनाइए, किसी रजिस्टर या किसी नोटबुक में अपने इन आंसर्स को आप लिख लीजिएगा, जिससे आपको जब एग्जाम हो तो क्विक रिवीजन के तौर पे आप इसको उठाकर देख सके, पढ़ सके। और इतना पढ़ने के बाद आपको कहीं और से फायर एंड आइस या जो भी चैप्टर मैंने इससे पहले कंप्लीट कराया है, डस्ट ऑफ स्नो करा चुकी हूँ, फायर एंड आइस ये था, लेटर टू गॉड, अगर आप इतना पढ़ लेते हैं तो आई प्रॉमिस कि आपको कहीं और से इसके बाहर से क्वेश्चन या एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन कुछ भी जानने वाला नहीं है। आई होप आपको क्लास अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। Thank you. Bye bye.